86 चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे डेन ईस्टर ने बाकी स्टूडेंट्स से ये पूछा था कि क्या माना स्टोन यूज करना हमारे लिए सेफ है। इस जवाब का आंसर किसी के पास हाँ या ना में नहीं था, क्योंकि ये वही चीज था जिसे सबकी जरूरत भी थी और ये डेंजरस होने के बाद भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था एक इंसान के लिए, या फिर मान के चलो पूरी सिटी के लिए। क्लास में मौजूद सारे बच्चे एक एक करके अपना तर्क सामने रख रहे थे, जहाँ पे रीम ईस्टर सबकी बातों का बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब भी दे रही थी। इसी दौरान लुइस टेमिसलर से ये पूछती है कि जो लोग माना स्टोन का माइनिंग का काम कर रहे थे उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इतना कि ये लोग अपनी मौत के मुंह तक पहुंच चुके हैं। तो क्या इस इंसिडेंट को हमें देख के भी अनदेखा करना चाहिए? टेमिसलर लुइस से ये पूछती है कि लेडी एम्परेटर, आपको क्या लगता है कि माना स्टोन यूज करने में अनसेफ है? इसके जवाब में लुइस ने ये बोला कि माना स्टोन सेफ या अनसेफ है इस बात पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो वाटर हो या फिर फायर, सब कुछ हमारे लिए डेंजरस है, पर हम लोगों ने उसे सेफ तरीके से यूज करना सीख लिया है। तो क्या हम माना स्टोन को भी वैसे ही सेफ तरीके से यूज करते हैं जैसे हम फायर और वाटर के साथ करते हैं? और इसी तरह से टीम किसलर और लुइस के बीच में ये टॉपिक या फिर ये बहस चलता रहा कि क्या हम लोग माना स्टोन को सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर माना स्टोन की पावर को कंट्रोल में रख सकते हैं या नहीं। टीम किसलर यहाँ पे अपनी रिसर्च के बारे में बताती है, जहाँ पे वो ये साबित करती है कि फिलहाल के लिए माना स्टोन को यूज करना हम लोगों के लिए सेफ है, और सबके सामने ये दावा करती है कि माना स्टोन को सेफ तरीके से यूज करना आज तक किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो डीन विस्लर जो कर रही है वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। बट लुइस यहाँ पे डीन विस्लर से एक बात और पूछती है कि डीन विस्लर, मैंने एक न्यूज और सुनी है जहाँ पे एक नोबल ने माना स्टोन की ताकत को अपने खरीदे हुए आइसलैंड पे यूज किया था, बट कुछ गड़बड़ी के कारण वो आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। पानी, हवा या फिर पेड़ पौधे कुछ भी बचता नहीं है उस आइसलैंड पे, और इसी न्यूज को दबाने की बहुत कोशिश किया हुआ है। तो क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती है हमें? लुइस की इस बात पे बाकी के स्टूडेंट बहुत ही तेज रिएक्ट करते हैं और डेन इस वजह से और ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लुइस अपने मन में बस इतना सोचती है कि माना स्टोन अपने आप में ही बहुत डेंजरस है, और जब उसने सिविलियन से बात किया था तभी सिविलियन ने उसे ऐसा ही कुछ बताया था कि माना स्टोन की जो इफेक्ट है उसकी वजह से ही इस दुनिया को खतरा हो सकता है। क्लास के एंड होते होते माना स्टोन के बारे में डीन हिस्लर बस इतना बोलते हैं कि अगर मैंने माना स्टोन के ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया अभी, तो कोई ना कोई आगे आएगा और मेरे ही जैसा काम करेगा, तो हम में से किसी एक को तो आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे फ्यूचर का जो सवाल है। और मेरी रिसर्च टीम 24 घंटे काम में लगी पड़ी है, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि माना स्टोन को सेफ तरीके से यूज करना ही माना स्टोन को सेफ बनाता है। टेम इसलर की इस बात के साथ साथ लुइस इतना सोचती है कि सिल्वियन ने क्या बोला था उसे, और अभी डेम इसलर से उसे क्या सुनने को मिल रहा है। बट लुइस ये चूज करती है कि अब से वो डेम इसलर पे ज्यादा भरोसा करेगी सिविलियन के मुकाबले में। और आखिर में डेम इसलर बस इतना बोल के अपना लेक्चर का क्लास खत्म करती है, जहाँ पे वो सबको इनवाइट करती है ये बोल के कि तुम लोग हमारे आने वाली कल के फ्यूचर हो, तो मेरे जैसे तुम लोग भी आगे आओ और सब कुछ डिस्कवर करो कि क्या चीज हम लोगों के लिए सही है और क्या नहीं, तभी हम एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा सिटी बिल्ड कर पाएंगे। डेन इसलर अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत सेफ तरीके से माना स्टोन को यूज कर रही थी। डेन इसलर का लेक्चर का क्लास सबको बहुत पसंद आया, इसलिए डेन इसलर को बहुत ज्यादा बुके का फूल रिसीव हुआ था, जो देख के ये दो भाई बहन बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। आखिर में लुइस डेन इसलर से बस इतना बोलती है कि डेन इसलर, थैंक यू सो मच मुझे इस लेक्चर पे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ लास्ट टाइम मैंने जो आपसे पूछा था आप सच में उस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो। बट अरहाई को कहीं ना कहीं डाउट था कि क्या सच में माना स्टोन को हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में कुछ गलत भी तो हो सकता है ना। टीम इसलर अरहाई को बुलाती है और बस इतना बोलती है कि माना स्टोन की जिम्मेदारी आगे जाके तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, तो तुम मेरा सिचुएशन समझ सकते
हो, है ना? तो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली आके पूछ सकते हो अरहाई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम आगे जाके भी मेरा साथ दो जिस तरीके से अब तक तुमने मेरा साथ दिया था। अरहाई बस इतना बोलते हैं कि माँ, मैं बस आपको लेके थोड़ा-सा टेंशन में हूँ क्योंकि आप बहुत खतरनाक काम कर रही हैं। मानता हूँ इससे हम लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा, बट फिर भी आप सब कुछ पॉसिबल कर लोगी जैसे अब तक आपने किया है और आगे जाके भी मैं आपका इसी तरीके से साथ दूंगा, तो आप चिंता मत करना। इससे डीमिस्लर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर जाने के टाइम पे लुइस अरहाई को उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में पूछते हैं। अरहाई सबसे पहले हेजिटेट करते हैं ये स्टोरी बताने से, बट जैसे कि लुइस ने उनसे पूछा था तो अरहाई मना भी नहीं करते हैं। अरहाई के पापा एक नोबल मैन थे जहाँ पे अरहाई की माँ बस एक कॉमनर थी। जब डेम इसलर प्रेग्नेंट हुई तब अरहाई के पापा ने डेम इसलर की बिजनेस को कब्जा करने की बहुत ज्यादा कोशिशें करी, पर डेम इसलर ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसे कि डेम इसलर एक कॉमनर थी तो डेम इसलर उस नोबल इंसान को कोर्ट तक घसीटते हुए भी नहीं ले जा सकती थी ड्यू टू सोशल डिफरेंस, पर डेम इसलर ने हार नहीं मानी और अपना काम कंटिन्यूअसली करती रही और अब जाके वो इतनी अच्छी जगह पे पहुंच चुकी है। और अरहाई के पापा फिलहाल के लिए जेल में है, जिसकी वजह से अरहाई को कभी भी उसके पापा को देखने का भी मन नहीं करता है। लुइस सब कुछ आराम से सुनती है और अपने भाई को कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करती है और यहीं पे हमारा 86 चैप्टर खत्म हो जाता है। 87 चैप्टर की शुरुआत में ही अरहाई लुइस को ये बोलते हैं कि कैसे अरहाई डेमिस्लर के लिए गुड लक लाते हैं, क्योंकि अरहाई के जन्म के बाद डेमिस्लर की बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखा जाता है, पर फिर भी मेरी माँ ने बहुत ज्यादा कोशिश की है अपनी जगह को और अपनी पोजीशन को सही रखने के लिए, तो इसलिए मैं अपने माँ का बहुत सपोर्ट करता हूँ और आगे जाके भी सपोर्ट करता रहूंगा। लुइस भी बोलती है कि ब्रदर आप अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर डेमिस्लर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अरहाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्राउड फील करता है लुइस के ऊपर कि उसके पास इतनी प्यारी सी छोटी बहन है। लुइस यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करती है अरहाई को, पर बोल नहीं पाती है क्योंकि लुइस के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। इसके बाद लुइस एक डिसीजन लेती है जहाँ पे वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ अपने पापा को बता देगी कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, सिविलियन के साथ उसके लाइफ का क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या सिविलियन सच बोल रहा है या नहीं, सब कुछ। और इस बार हिम्मत दिखाने की जरूरत लुइस को थी क्योंकि उसे सब कुछ सच सच बताना था उसके पापा को, जैसे कि उसके पापा ने उसे बताया था। लुइस हिम्मत करके आगे जाती है और एक पल के लिए ठहर जाती है ये सोच के कि क्या उसके पापा सब कुछ मान लेंगे या फिर सब कुछ सुन के लुइस को फिर से अकेला छोड़ देंगे। बट फिर भी लुइस खुद को रोकती नहीं है और फाइनली उसके पापा के पास जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके पापा डेमिस्टर के साथ कुछ बात कर रहे थे। लुइस को अपने ऑफिस में आता देख के एलिस्टर और डेमिस्टर दोनों ही लुइस का अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। एलिस्टर लुइस से बस इतना पूछते हैं कि क्या हुआ लुइस, तुम परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। लुइस सबसे पहले थोड़ा घबराती है और एंड में ये बोलती है कि मुझे पता है कि सिल्वियन क्यों मेरे साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये सुन के एलिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि लुइस तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। इसका प्रॉपर रीजन दे कि लुइस बस इतना बोलती है कि सिविलियन से जब उसकी बात हुई थी तब उसने बोला था कि मानव स्टोन की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है और ये दुनिया बहुत बार खत्म हो भी चुकी है और सिविलियन ने बार बार टाइम को बदला है ताकि आने वाला फ्यूचर वो बदल सके। मुझे लगता है सिविलियन के पास टाइम को बदलने का एक अनोखा एबिलिटी है और इस बार जब लुइस सिविलियन से बात कर रहे थे और सिविलियन के हिसाब से ये पहली बार था जब सिविलियन लुइस के साथ फेस टू फेस बात कर पा रहा है, क्योंकि पिछले टाइम में सिविलियन ऐसा नहीं कर पाया था। और मेरे पिछले लाइफ में मैं ना ही अपने पापा से मिल पाई थी, ना अरहाई से, ना दो क्वीन से, ना डेमिस्लर से और ना ही क्राउन प्रिंस से, क्योंकि पिछले जिंदगी में मैं मर चुकी थी बेंजामिन के हाथों अपने ही गांव में। और जब भी कभी मानव स्टोन की वजह से ये दुनिया तबाह हुई है मैं सबसे पहले मरी हूँ। इस बार एलिस्टर अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, बट लुइस यहाँ पे चुप नहीं होती है। वो फिर भी बोलती रहती है कि सिविलियन ने ये बताया कि इस टाइम ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल चुका है और एक उम्मीद जगी है कि इस बार शायद वो धमाका या फिर वो एक्सप्लोजन ना हो जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है। और कहीं ना कहीं मैं ही उस चीज की चाबी हूँ जिसकी वजह से फ्यूचर इतना ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको अपने पास्ट लाइफ के बारे
बारे में सब कुछ पता है और मुझे लगता है इसकी वजह से सिल्वियन मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है। मेरी पिछले लाइफ में भी मैं अपने माँ को बचा नहीं पाई थी और मुझे लगा था कि इस टाइम मैं अपने माँ को बचा लूंगी, प्रोटेक्ट कर लूंगी, बट इस टाइम में भी मैं फेल रही और मुझे याद नहीं कि कितनी पास्ट लाइफ में मैंने अपनी माँ को इस तरीके से खोया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नाकारा और नालायक बेटी हूँ। ये सुनने के बाद एलिस्टर बहुत तेजी से चिल्लाते हैं और लुइस के पास जाते हैं। लुइस बोलती है कि आप क्या मुझे ब्लेम करने वाले हो इस चीज की वजह से, क्योंकि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाई दो लाइफ में भी। एलिस्टर बिना कुछ बोले लुइस का नाम लेते हुए बस रोने लग जाते हैं। लुइस भी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। यहाँ पे एलिस्टर लुइस को बस एक बात बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि इस जिंदगी में तुमने मेरे पास आके मुझे ढूंढने की कोशिश करी है और ब्लेम तुम्हें नहीं, ब्लेम तो मुझे करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी थी तुम दोनों को ढूंढने की, तुम दोनों को सेफ रखने की, और बाकी लाइफ की तरह इस लाइफ में भी मैं एक अच्छा बाप नहीं हो सका। तो लुइस, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये जानने के बाद भी तुम्हारे पापा तुम्हें उस दर्द में अकेला छोड़ दिया, पर मेरी नजर से अगर तुम देखोगी तो तुमने बहुत ही ब्रेव वाला काम किया है मेरी बच्ची, क्योंकि जो तुमने किया है वो मैं नहीं कर सका और मुझे सोच के ही डर लग रहा है कि कैसे तुमने सब कुछ अकेले ही सफर किया होगा और उस मेमोरी के साथ आज भी तुम जी रही हो तो कितना पेनफुल हो सकता है वो तुम्हारे लिए। और तुम्हारे पापा होने के नाते मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं है, तो ब्लेम तुम्हें नहीं, तुम्हें मुझे करना चाहिए इस बात पे। पर मैं एक चीज की श्योरिटी देता हूँ कि जैसे तुमने बताया कि फ्यूचर बदल सकता है, तो हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हमारा फ्यूचर इससे भी अच्छा हो। लुइस अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि सब कुछ उसने उसके पापा को बता दिया था। लुइस भी एलिस्टर की बातों पे सहमति देती है और बोलती है कि अब से हम दोनों एक अच्छी लाइफ जिएंगे। इसी के साथ साथ हमारा 87 चैप्टर खत्म हो जाता है। 88 चैप्टर शुरू होता है दो ट्विंस अरहाई और लुइस के साथ। लुइस ने पास्ट लाइफ के बारे में इन तीनों को कुछ नहीं बताया था, तो लुइस अपना मुंह यहाँ पे बंद ही रखती है। बट इन लोगों को एक इनविटेशन आया था पार्टी का, जो कि सोलेमन के हर अच्छे स्टूडेंट के पास आता है। ये पार्टी बस एक एंजॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर में आप किसके साथ शादी करोगे, बिजनेस किसके साथ आगे बढ़ाओगे और क्या क्या बिजनेस करोगे, सब कुछ का डिसीजन इसी पार्टी में होता है। लुइस पहले इस पार्टी में जाने से मना करती है, बट जैसे ही वो देखती है कि दो ट्विंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अरहाई भी बिना देरी किए लुइस भी मान जाती है कि वो भी इस पार्टी में अटेंड करेंगी सबके साथ। दूसरी तरफ अरहाई के लिए एक लेटर आता है जो अरहाई पढ़ते हुए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पहले यहाँ पे काल कुछ बोलने ही वाला था, बट उसकी बहन उसे रोक देती है। ये लेटर अरहाई के ग्रैंडफादर की ओर से अरहाई को था। अरहाई के ग्रैंडफादर बस इतना चाहते थे कि अरहाई की शादी उस लड़की के साथ हो जिसके साथ अरहाई के ग्रैंडफादर को बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है और उसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसी दौरान डेम इसलर वहाँ पे आ जाती है और वो लेटर देख लेती है। इसके बाद डेम इसलर का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे डेम इसलर बस एक कॉमनर के हिसाब से इस सोलेमन में एडमिशन लिया था, जहाँ पे डेम इसलर अरहाई के पापा से मिले और इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। बट अरहाई के पापा का बस एक ही रीजन था डेम इसलर के साथ, क्योंकि डेम इसलर बहुत ज्यादा पढ़ाई में शार्प थी और इसी दौरान डेम इसलर प्रेग्नेंट हो गई और डेम इसलर का जो बिजनेस है अरहाई के पापा और उसके पापा मतलब अरहाई के ग्रैंडफादर हथियाना चाहते थे। इसी दौरान डेम इसलर कंटिन्यूअसली उन लोगों के साथ अकेली फाइट करती रही, क्योंकि डेम इसलर को पता था कि अगर बिजनेस अरहाई के पापा के हाथ में चला गया तो अरहाई का फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता उसकी मम्मी के जैसे। तो डेम इसलर बिना रुके काम करती गई और एंड में जाके उसे डेम टाइटल मिला क्वीन से। डेम इसलर को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके बिजनेस का और उसके बच्चे का भी प्रोटेक्शन की तरह काम कर सके। इसलिए डेम इसलर ने एलिस्टर के साथ हाथ मिलाया कि डेम इसलर को ग्रैंड डचेस का टाइटल चाहिए, जिसकी वजह से डेम इसलर अपने बिजनेस और अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी और इसके बदले में डेम इसलर एलिस्टर की मदद करेगी उसका एम्पायर बिल्ड करने में। इस शादी से दोनों का ही फायदा होता तो दोनों ही मान गए थे। इसी दौरान अरहाई के पापा वापस आते हैं और फिर से उस बिजनेस को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार डेम इसलर अरहाई के पापा को फ्रॉड के केस में जेल में डाल
डाल देती है और अरहाई के ग्रैंडफादर वहाँ से बच निकलते हैं और तब से अरहाई के ग्रैंडफादर अरहाई के पीछे पड़े हैं कि ताकि अरहाई को सामने रख के वो अपनी बिजनेस का प्रॉफिट वहाँ से निकाल सके। एलिस्टर के साथ टीम इसलर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में टीम इसलर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इससे टीम इसलर अपना बिजनेस और अरहाई को प्रोटेक्ट कर पाई है और इससे भी बड़ी बात ये है कि अरहाई को एक प्यारी सी बेटी भी मिली है। इस बात पे टीम इसलर बहुत ज्यादा खुश थे। बैक टू प्रेजेंट जहाँ पे टीम इसलर अरहाई को और बाकी सबको चिंता करने में मना करती है क्योंकि इस पार्टी में टीम इसलर भी रहने वाली है उन लोगों के साथ। बात खत्म होने के बाद टीम इसलर अरहाई से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ अकेले में चल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेले में टीम इसलर अरहाई से ये पूछते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। अरहाई बस अपनी सफाई में इतना बोलता है कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और उसे पता है कि उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो कभी कभी ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है अरहाई के लिए। वो बस इतना चाहता है कि वो उसकी माँ का नाम खराब ना करे और कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लगता है कि वो अपने माँ की तरह ही है। टीम इसलर से बात करने के बाद अरहाई जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि करीना उसके लिए वहीं पे वेट कर रही है। अरहाई बस इतना पूछता है कि मुझे लगा तुम और कार्ल दोनों ही लुइस के साथ हो गए है ना, बट करीना बोलती है कि कम ऑन, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं हमेशा लुइस के साथ नहीं घूम सकती हूँ और जैसे कि तुमने अभी बोला कि कार्ल उसके साथ है तो मुझे इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है बट मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले तुमने ये बोला था कि तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो और किसी से बात नहीं कर पाते हो जल्दी से, पर मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज्यादा कूल बात है। और ये बोलते हुए करीना बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और यहीं पे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि फ्यूचर में इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ हो। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।